हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ली चैप्टर प्रिंसिपल डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखा था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा था। मैंने बताया था हाई प्रेशर पर तो फॉर्मेशन होता है और लो प्रेशर पर डिसोसिएशन होता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक दी थी मैंने आपको। और टेम्परेचर का इफेक्ट, तो टेम्परेचर चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। और फिर मैंने बताया था कि कैटलिस्ट का इफेक्ट, तो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और उसमें कैटलिस्ट डाल दे तो उसके केसी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली इंक्रीज हो जाएगी और इस वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन है, जिसको हम एक्टिव मास बोलते हैं, वो चेंज होंगे नहीं, तो केसी की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब हम कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो अगर हम रिएक्शन के इनिशियल स्टेट में कैटलिस्ट डाल दें तो बेनिफिट ये मिल जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है इस वजह से। तो आपसे कोई पूछे कि कैटलिस्ट क्या करता है, तो रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अगर तेजी से अटेंड करवाना हो तो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब हम आज आगे डिस्कस करते हैं इनर्ट गैस। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है बेटा। अब जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो ये क्लोज वेसल है, क्लोज कंटेनर है। अब इस क्लोज कंटेनर में हमने इनर्ट गैस डाल दी। इनर्ट गैस खुद तो रिएक्ट करेगी नहीं, लेकिन अब ये मैंने लिया है क्लोज कंटेनर, तो हम इनर्ट गैस को दो तरीके से डिस्कस करेंगे। इनर्ट गैस का इंसर्शन, एक तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, यानी किसी क्लोज कंटेनर में कर रहे हैं, और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं। तो पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम देख लेते हैं, जो देख रहे हैं पहले उसी को डिस्कस करें। तो आप इसको ध्यान दो। तो हमने क्या किया, ये क्लोज कंटेनर है जिसमें PCl5, PCl3 और Cl2 का इक्विलिब्रियम मेंटेन है। PCl5 के इक्विलिब्रियम पर A मोल है, PCl3 के B मोल है और Cl2 के C मोल है। तो PCl5 का एक्टिव मास A/V1 हो जाएगा, PCl3 का इक्विलिब्रियम पर एक्टिव मास B/V1 हो जाएगा, Cl2 का एक्टिव मास C/V1 हो जाएगा। अब जैसे हमने इनर्ट गैस डाल दी, ठीक है, और वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, यही सिचुएशन है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू तो अपनी जगह फिक्स है, V1 का वॉल्यूम भी फिक्स है क्योंकि इनर्ट गैस हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल दी है, क्लोज कंटेनर में डाल दिया है। तो अब इन सब का कोई भी एक्टिव मास चेंज नहीं हो रहा है। तो इनर्ट गैस जब कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज कंटेनर में इंसर्ट करेंगे किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में, तो उनकी जो इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन है, उनके एक्टिव मास चेंज नहीं होंगे, ये वाली वैल्यूज वो की वो ही रहने वाली है। इस वजह से केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये था क्लोज कंटेनर में कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब इनर्ट गैस डालेंगे तो केसी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सबकी एक्टिव मास वही के वही रहने वाले हैं। इनर्ट गैस डालने से पहले PCl5 का एक्टिव मास A/V1, PCl3 का B/V1, Cl2 का C/V1, और इनर्ट गैस डालने के बाद भी ये ABC ही रहेंगे और वॉल्यूम V1 ही रहेगा, तो एक्टिव मास चेंज नहीं हुए। तो इनर्ट गैस क्लोज कंटेनर कांस्टेंट वॉल्यूम में डाला, केसी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, इक्विलिब्रियम कदर शिफ्ट होगा, कहीं नहीं होगा, क्या, नो इफेक्ट। लेकिन अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने बोर्ड पे अभी डिस्कस किया है। बोर्ड पे ये है कि अब हमने क्लोज वेसल नहीं लिया है, ये एक मूविंग पिस्टन है, ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। तो हम जैसे ही इनर्ट गैस इसमें डालेंगे, तो इनर्ट गैस के डालने से क्या हो जाएगा, अंदर इनर्ट गैस को भी स्पेस चाहिए रहने के लिए, तो ये वॉल्यूम एक्सपांड कर जाएगा। यानी इनर्ट गैस डालते, जैसे हम बलून के अंदर एयर पास करते हैं तो बलून कैसे एक्सपांड हो जाता है, तो यहां पर भी इनर्ट गैस डालेंगे तो ये एक्सपांड हो जाएगा, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हम जब किसी ओपन सिस्टम में या मासलेस फ्रिक्शनलेस ये जो पिस्टन है ये लगा हुआ है और फिर हम इसमें इनर्ट गैस डालेंगे,
तो वॉल्यूम का एक्सपांशन हो जाएगा। वॉल्यूम का एक्सपांशन होने की वजह से प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से जो प्रेशर बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, वो कंपनसेट हो गया। मतलब यहां पर अगर प्रेशर P1 है या P2 है, तो यहां का प्रेशर P1 है बेटा, यहां का प्रेशर P2 है, तो P1 की वैल्यू P2 के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि इनर्ट गैस डालने से ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन था, तो प्रेशर इसीलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। या तो अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता, क्लोज कंटेनर होता, तो प्रेशर बढ़ता, लेकिन यहां पर तो हमने क्या किया, जिस प्रोपोर्शन में इनर्ट गैस गई उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, प्रेशर कंपनसेट हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम जब ये जो सिस्टम बना रखा है, ये जो एक्सप्लेनेशन है बोर्ड पर, वो इनर्ट गैस हम डाल रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। तो इंसर्शन ऑफ इनर्ट गैस इन इक्विलिब्रियम सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये चल रहा है हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की बात है, कांस्टेंट प्रेशर पर चल रहा है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर होगा बेटा, तो क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपांड कर जाएगा। वॉल्यूम एक्सपांड कर जाएगा, तो जब इनिशियल था V1 वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम हो गया V2, तो V1 से ज्यादा बड़ा हो गया V2, क्योंकि इनर्ट गैस डालते ही एक्सपांशन हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर अगर हम ABC लेके चले, तो पहले ये A मोल थे V1 वॉल्यूम में, B थे V1 में, C थे V1 में। अब ये A हो गया V2 में, B हो गया V2 में, B हो गया सॉरी ये C हो गया V2 में, ये वाला। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि V2 ज्यादा है, तो अब डेफिनेटली क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो एक्टिव मास कम हो जाएगा। एक्टिव मास कम हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है, N/V। ठीक है, तो ABC तो नंबर ऑफ मोल्स है जो फिक्स है अभी, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका मतलब ये एक्टिव मास ये हो गया। तो अब क्या हो गया, जैसे ही वॉल्यूम सडनली एक्सपांड हुआ, ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू, यानी इन सब की वैल्यू डिस्टर्ब हुई, यानी केसी की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, यानी वॉल्यूम एक्सपांड होते ही क्षण भर के लिए टेम्पररी, क्योंकि ली चैटलिन प्रिंसिपल ने क्या कहा था, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो होता है, लेकिन वो टेम्पररी डिस्टर्ब होता है। फिर रिएक्शन अपने आप को इस तरह से शिफ्ट करती है, इस तरह से रीसेट करती है कि उसका पुराना वाला केसी वापस आ जाए, इक्विलिब्रियम वापस मेंटेन हो जाए, पुराने दिन उसके वापस लौट के आ जाए। तो अब क्या हो गया, ये हो गया। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अब ये वाला, अब ये बढ़ गए, अब ये बढ़ गए, जब अब इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली वैल्यूज चेंज हो गई, ये सारी वैल्यूज चेंज हो गई। अब यहां पर जो इन PCl5 PCl3 Cl2 के यहाँ एक्टिव मास डिफरेंट थे और यहाँ एक्टिव मास डिफरेंट हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन अपने आप को मेंटेन करेगी, ये रिएक्शन अपने आप को वापस मेंटेन करेगी। अब ऊपर दो कंसंट्रेशन टर्म है, तो इन दोनों का एक्टिव मास घटा, ठीक है, इन दोनों का एक्टिव मास डिक्रीज हुआ और इधर एक का डिक्रीज हुआ। तो यहां पर देखो, अब आप इस जो आप इतना सा मैथमेटिकल स्किल तो होना ही चाहिए आपको, कि पहले अगर मैं थोड़ी देर ये बोल दूं, अगर इसका एक्टिव मास यहाँ जो भी था, तो इन दोनों का एक्टिव मास कम हुआ और ये बढ़ गया, तो ये सॉरी, इन सबका एक्टिव मास घट गया, इन सबका एक्टिव मास घट गया। लेकिन क्या हुआ, न्यूमरेटर में तो दो स्पीशीज का एक्टिव मास घटा, तो केसी की वैल्यू जितनी है उससे कम हो जाएगी, यानी केसी की वैल्यू जितनी है उससे कम हो जाएगी। अब केसी बढ़ेगा, केसी कब बढ़ेगा, केसी बढ़े इसके लिए PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाए, यानी A मोल, अब ये PCl5 ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट हो, यानी अब इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश्ड हो, केसी की वैल्यू अब यहां पर QC बन गया ये, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। लेकिन वापस क्या होगा, PCl5 और डिसोसिएट होगा, तो PCl5 के X मोल बन जाएंगे या Y बन जाएगा, Z बन जाएगा। तो पहले था A B और C, पहले था A B C, अब नए हो गए X Y और Z, नए हो गए X Y Z। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, A की वैल्यू ज्यादा है और ये ऐसा हो जाएगा जो मैंने यहां लिख दी,
क्यों? क्योंकि PCl5 अब ज्यादा डिसोसिएट होगा, PCl5 ज्यादा डिसोसिएट होगा तो PCl5 की वैल्यू घटेगी और इन दोनों की बढ़ेगी, इन दोनों की बढ़ेगी तो Kc की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ी देर बाद Kc वापस Qc के बराबर हो जाएगा, यानी रिएक्शन रीच्ड इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम, समझो मेरी बात को, क्लोज कंटेनर के अंदर जब हम इनर्ट गैस डालेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने वाला ही नहीं है, Kc की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन अगर हमने इनर्ट गैस को, अगर इनर्ट गैस को किस में डाला, अगर हमने इनर्ट गैस को क्लोज सिस्टम में, इनर्ट गैस को इस सिस्टम में डाला जिसमें मास लेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इनर्ट गैस को डाला कांस्टेंट प्रेशर पर, तो क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस जाते ही वॉल्यूम एक्सपांड हो गया, वॉल्यूम एक्सपांड हो गया तो इनके जो एक्टिव मास थे वो चेंज हो गए, एक्टिव मास चेंज हो गए तो Kc की वैल्यू चेंज हो गई, Kc की वैल्यू चेंज हो गई तो अब Kc की वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो गई। अब रिएक्शन अपने आप को इस तरह से रीसेट करेगी कि Kc का जो वैल्यू चेंज हुआ वो वापस चेंज अनडू हो जाए, यानी वापस उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाए, वापस उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाए। तो रिएक्शन इस तरह से अपने आप को रीसेट करेगी। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि जैसे ही क्या हुआ, ए बी सी वॉल्यूम एक्सपांड हुआ, वॉल्यूम एक्सपांड हुआ तो Kc की वैल्यू क्या हो गई, Kc की वैल्यू कम हो गई, Kc की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। Kc की वैल्यू कम होते ही यानी इन दोनों की वैल्यू कम हो गई, इसकी भी कम हो गई तो Kc, लेकिन ऊपर दो स्पीशीज का कम हुआ तो नेट रिजल्ट कम हुआ, ठीक है। तो अब क्या होगा, PCl5, PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट तब तक होता जाएगा जब तक कि Kc की वैल्यू अपने आप Qc के बराबर ना हो जाए, या यूं बोलूं कि Qc वापस Kc के बराबर नहीं हो जाए, Kc अपना ओरिजिनल वैल्यू गेन नहीं कर ले। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये सिचुएशंस खत्म हो जाएगी और वापस इक्विलिब्रियम रीइस्टेब्लिश हो जाएगा, वापस इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा, रीइस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर अभी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है, परेशान मत हो, मैं एक पॉइंट से और क्लियर, इसका बढ़िया शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं मैं आपको मैं बढ़िया शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं कि जिन स्टूडेंट को अगर मान लो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार वापस रिप्ले करके देख लेना आप। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं कि अगर जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम इनर्ट गैस मिलाते हैं तो रिएक्शन वो तो कंसेप्ट बता दिया, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, मूव टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। तो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस होगा, ठीक है। तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस डालोगे तो डिसोसिएशन होगा। क्या याद रख लो, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर आपने इनर्ट गैस डाल दिया तो डिसोसिएशन होगा, ठीक है। डिसोसिएशन तब तक होगा जब तक कि Kc की वैल्यू वापस ओरिजिनल ना आ जाए, क्योंकि आपने देखा ना कि इनर्ट गैस डालते ही वॉल्यूम एक्सपांड हुआ तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिव मास चेंज हुआ, इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन चेंज हुई और इससे क्या हो जाएगा, Kc की वैल्यू डिस्टर्ब हुई। अब रिएक्शन इस तरह से अपने आप को रीसेट करेगी ताकि वापस उसका पुराना वाला Kc उसको मिल जाए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, बात समझना बेटा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे ये वाला एग्जांपल है PCl5 gives PCl3। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत आसान है, इसके अंदर कॉम्पिटिटिव के हिसाब से क्वेश्चन करना है तो कांस्टेंट प्रेशर पर, ध्यान दो बेटा, रजिस्टर में नोट कर लो, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हमने क्या डाला है, इनर्ट गैस डाला है तो रिएक्शन डिसोसिएशन की तरफ जाएगी, यानी जैसे ये वाला है PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ठीक है ना, इनर्ट गैस इंसर्ट, ठीक है, इनर्ट गैस इंसर्ट एट कांस्टेंट प्रेशर,
तो कैसे क्वेश्चन होंगे ध्यान रखना। पर ये देखो PCl5 डालेंगे तो अब क्या हो जाएगा PCl3 प्लस Cl2, तो मैंने क्या कहा डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, यानी इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड से बढ़ जाएगी, लेकिन परमानेंट नहीं, जब तक कि वापस पुराना केस ही नहीं आ जाए। ठीक है, अब जैसे ये है N2 प्लस थ्राइस S2 गिव्स 2NH3, ठीक है, तो डिसोसिएशन कहां हो रहा है, या डिसोसिएशन हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो PCl5 ज्यादा से ज्यादा PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होगी, और यहां डिसोसिएशन हो रहा है बैकवर्ड रिएक्शन में, NH3 बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर N2 और थ्राइस S2 में डिसोसिएट हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड। यहां डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, आप बहुत बार डेल्टा Ng की वैल्यू से भी कनेक्ट कर देते हैं क्वेश्चन, या डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव है +1 है, 2 -1 या 2 -4, तो यहां डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप ये देखो N2O4 gives 2NO2, तो यहां पर भी क्या है, या N2O5 ले लो, ठीक है, तो ये हाफ O2, तो यहां पर भी डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, यानी 2.5 -1 1.5, और यहां पर क्या होगा, मैं जैसे कांस्टेंट प्रेशर पे डालूंगा तो क्या होगा डिसोसिएशन होगा, क्या होगा डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन। ये वाला कंफ्यूजन पॉइंट था जो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा डिसोसिएशन होगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा हो जाएगी बैकवर्ड से, ठीक है, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन हो बेटा, अब जैसे ये है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, तो यहां 2 और यहां 3, तो डेल्टा N की वैल्यू कितनी है 2 - 3। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेंगे, वो कभी डेल्टा N से रिलेटेड करके पूछ लेंगे, कभी डायरेक्ट ही पूछ लेंगे, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेशन कहां हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इनर्ट गैस इंसर्ट करूंगा कांस्टेंट प्रेशर पर तो डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, और इसमें डेल्टा N की वैल्यू डेल्टा Ng क्या है पॉजिटिव, तो आपने क्या देखा डेल्टा Ng पॉजिटिव, डेल्टा Ng अगर पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, या सॉरी फॉर्मेशन हो रहा है, ये -1 सॉरी बेटा -1, ठीक है, माइनस गलती कर दी, ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा डिसोसिएशन, ठीक है, तो डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी। पर ऐसे मत याद रखो, आप याद रखो कि इनर्ट गैस जब इंसर्ट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन का डायरेक्शन दिख ही रहा है, जैसे यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएशन हो रहा है, इसमें भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएशन हो रहा है, और इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएशन हो रहा है, इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएशन हो रहा है, फॉर्मेशन में तो इसमें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में तो SO3 बन रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में SO3 डिसोसिएट होकर SO2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चीजें रखो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर दोस रिएक्शन इन विच डेल्टा Ng इज 0। डेल्टा Ng की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, डेल्टा Ng की वैल्यू अगर 0 तो नो इफेक्ट, ठीक, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, जब जैसे ये वाला रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, तो ये इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, तो आप इनर्ट गैस चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे डालो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालो, इसका Kc की वैल्यू वही रहनी है, टेम्पररी चेंज भी नहीं आएगा जैसा कि बाकी दोनों रिएक्शन में आया। तो इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस डालोगे डिसोसिएशन होगा, ये याद रख लो, ठीक है, ये अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। अब मैंने ना जो अभी आपको एक्सप्लेन किया मैं उसकी स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूं, तो जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा कम समझ में आया या जिन स्टूडेंट को लगता है कि हम एक बार वो रीडिंग करें तो इन स्लाइड्स को पोस्ट करके रीड कर लो और इससे नोट्स बना लो, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू केमिकल इक्विलिब्रियम, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में लिखा हुआ है, ये देखो, एडिशन ऑफ inert gas at equilibrium at constant pressure shift the reaction in the direction of increase in number of moles of gases component, यानी रिएक्शन मोर नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएगी, यानी डिसोसिएशन होगा, इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा है।
एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट। ठीक है, अब अपन ये देखें इफेक्ट ऑफ एडिशन एंड इनर्ट गैस टू अ रिएक्शन मिक्सचर। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, कि इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इन अ क्लोज वेसल, addition of an inert gas like nitrogen, helium, argon will not change the molar concentration of the reactants and products, मतलब एक्टिव मास चेंज नहीं होते, hence the state of equilibrium will unaffected। मैंने बताया ना, क्लोज कंटेनर के अंदर अगर आपने क्या डाल दिया, क्लोज कंटेनर के अंदर इनर्ट गैस डाल दी, तो किसी भी स्पीशीज की एक्टिव मास चेंज नहीं होगी। और यही if the reaction takes place at constant pressure, addition of the inert gas will increase the total volume। total volume increase हो जाएगा, V1 से V2 हो गया, hence at equilibrium the molar concentration of each of the reactant and product will decrease। तो ये अब आप रीड कर लेना इसको, जो मैंने समझाया वही PCl5 PCl3 वाला एग्जांपल लेके समझा रखा है मैंने। अब मैं वापस ये वही वाली बात आ गई, लेकिन इसमें ये है जो आपको रजिस्टर में नोट करके रखना है, ठीक है ना, बस इतना सा। नोट इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन वेयर Np इक्वल्स टू Nr, मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू 0, देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये नोट याद रख लेना। ये वाला पॉइंट, ये वाली स्लाइड आप कॉपी कर सकते हो, बाकी वो सब अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम डेंसिटी मेजरमेंट। डेंसिटी मेजरमेंट, अब ये वाला जो मेजरमेंट है ये एनसीईआरटी बुक के अंदर डिस्कशन में नहीं है, यानी सीबीएसई के बुक में नहीं है। तो जो बच्चे जो स्पेशली अभी 11 का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो वो इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना। रीजन ये है कि मैं अभी एक्सप्लेन तो कर रहा हूं, पर इसका केवल शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। रीजन ये है कि ये 11 के एग्जाम में भी आपको कोई डिटेल में पूछेगा नहीं, कॉम्पिटिटिव में पूछता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, वही मैं PCl5 वाला एग्जांपल ले लेता हूं। तो अब देखो, ये मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, सॉरी ये एक वेसल है, क्लोज नहीं है, ओपन है। अब यहां पर मैं इसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और शॉर्ट ट्रिक भी दे रहा हूं, दोनों ही दे रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मेरे पास मैंने इनिशियली PCl5 के 1 मोल ले लिए, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, समझना बेटा। तो यहां स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, PCl5 लिया और PCl3 प्लस Cl2, T इक्वल्स टू 0। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, इसका 1 मोल लिया हुआ है। अब मैं रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगा तो x मोल PCl5 डिसोसिएट हुआ, x मोल PCl5 डिसोसिएट हुआ तो x मोल PCl3 और x मोल Cl2 बना, और ये इक्विलिब्रियम आ गया। सपोज करो इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, तो 1 माइनस x x x। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर इनिशियली तो PCl5 का 1 मोल था। ये वाला डिस्कशन है मेरा इनिशियली जो मैंने लिया इनिशियल स्टेज में, और इनिशियल स्टेज के अंदर मेरे पास PCl5 है 1 मोल, और ये मासलेस फ्रिक्शनलेस मेरा पिस्टन है। अब क्या हुआ, जैसे ही PCl5 का डिसोसिएशन हुआ तो अंदर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो इस वेसल का ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो इसका क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी बताया मैंने, तो क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। अब क्या हो जाएगा, अब यहां हो गया PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। अभी यहां रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, फिर रिएक्शन स्टार्ट हुई 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बाद पता चला कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई। अब इसमें PCl3 और Cl2 भी है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड हो गई। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ध्यान रखना एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो 1 माइनस x तो PCl5 के मोल है बेटा, 1 माइनस x तो क्या है, PCl5 के मोल है। ठीक है, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम पर क्या हो गया, इसके तो हो गए 1 माइनस x, इसका बन गया x,
इसका बन गया x, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, तो टोटल मोल 1 प्लस एक्स हो गए। तो यहां पर जो वॉल्यूम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 था, और यहां वॉल्यूम था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2, और n2 ये है, दिस इज n2, यानी n2 क्या हो गया बेटा, ये वाला n2 ये हो गया बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एट इक्विलिब्रियम, यानी यहां पर, ठीक है, 1 प्लस एक्स। तो स्टार्टिंग वॉल्यूम n1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फाइनल n2। तो n1 क्या है, n1 इज द इनिशियल वॉल्यूम जो हमने लिया, और ये हो गया। तो इसको मैं v1 बोल रहा हूं, इसको v2 कह रहा हूं। अब हम यहां पर v1 और vt हम इसको vt बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, vt। n1 को मैं किससे, 1 को रिप्लेस कर रहा हूं t से, और 2 को रिप्लेस कर रहा हूं o से, 2 को रिप्लेस कर रहा हूं o से, क्योंकि बुक में और हर जगह इसी तरह से पूछा हुआ है। vt इनिशियल वॉल्यूम, जिसको हम थ्योरेटिकल वॉल्यूम बोलते हैं, जो हमने लिया। vo ऑब्जर्व वॉल्यूम, या o ऑब्जर्व से रिलेटेड है बेटा, o ऑब्जर्व से रिलेटेड है। अब डेफिनेटली देखो आप, अब यहां पर ये इनिशियली, अब देखो यहां पर क्या होगा, इनिशियली vt वॉल्यूम होगा या इनिशियली v नॉट वॉल्यूम होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, वो तो समझ में आ गया आपको, तो इसको हटा देते हैं एक बार। तो अब ध्यान देना, ये रिएक्शन इनिशियली, और ये हुआ एट इक्विलिब्रियम, ये हुआ हमारा एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है। तो vt और v नॉट, mt और m नॉट, dt और d नॉट। तो देखो मास तो सेम ही रहेगा, मास नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है, क्योंकि ये PCl5 तो PCl3 और Cl2 में टूटा, कोई बाहर से नया मास तो आया नहीं। तो रिएक्शन में हमेशा इनिशियल और इक्विलिब्रियम पर मास तो फिक्स ही रहेगा, मास तो नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, मास लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन आप जानते ही हो, ठीक है। ये इसी PCl5 का ही तो पार्ट PCl3 और Cl2 में टूटा है, ठीक है। इस मार्कर का वेट, इन तीनों मार्कर का वेट अगर 15 ग्राम है, 15 ग्राम है, और अगर ये ढक्कन खुल गया तो टोटल मास, और ढक्कन खुल गया लेकिन साथ में ही है, ठीक है, तो टोटल मास कितना रहेगा, 15 ग्राम ही रहेगा। मतलब केप हटने से मास थोड़ी चेंज होगा, केप हट गई है लेकिन सिस्टम में ही है। तो यहाँ पर भी PCl5 टूटा है, लेकिन जो टूटा है वो भी तो इसी सिस्टम में है ना, PCl3 और Cl2 के फॉर्म में। तो अब ये हो गया। अच्छा, अब क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला हमको मालूम है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमको क्या, सबको मालूम है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया dt इक्वल्स टू mt अपॉन vt। यहां पर क्या हो जाएगा, do ऑब्जर्व डेंसिटी mo अपॉन vo, ठीक है। अगर ये कोई क्लास ड्रॉपर्स देख रहे हैं तो आप इस एक्सप्लेनेशन को नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा बेटा, सीधा शॉर्ट ट्रिक जो अभी बताने वाला हूं वो देख लो। पर क्या होता है कि एक बार अंडरस्टैंडिंग आप अगर इस तरह से थोड़ा समझोगे तो थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपका विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और मैंने ये कहा कि vt यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है nt के, और यहाँ v नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n नॉट के, o ऑब्जर्व हो गया। अब अगर मैं dt अपॉन, अब मैं सिंपल सी बात करूं, अगर मैं क्या करूं बेटा, मैंने किया dt इक्वल्स टू mt अपॉन v नॉट, ये तो ये सिचुएशन है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैंने ये हटाया इसलिए कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो ये लिख दिया। तो मैं कर रहा हूं dt अपॉन d नॉट, तो dt अपॉन d नॉट करूंगा तो देखो mt और m नॉट तो कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, क्योंकि इन दोनों को करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे इसमें, यहां पर अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा v नॉट अपॉन
वी नॉट अपॉन वी टी, ये आ जाएगा क्योंकि एम टी इक्वल टू एम नॉट है तो कैंसिल हो गया, तो डी टी अपॉन डी नॉट का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, वी नॉट अपॉन वी टी। वी नॉट क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, सॉरी वो भी आ जाएगा। वी नॉट क्या है, वी नॉट है तो वी नॉट इज द वॉल्यूम, वी नॉट इज द, वी नॉट ये वाला वॉल्यूम है, वी टी ये वाला वॉल्यूम है, तो वी नॉट क्या है, वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट, वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट, ये है वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, और वो इनिशियल वॉल्यूम जो हमने लिया था वीटी थ्योरेटिकल वॉल्यूम। अब हमको मालूम है वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट है, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले में वी नॉट और वीटी की वैल्यू डाल दे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं डाल सकता हूं। तब मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डी टी अपॉन डी नॉट, ये रहा डी टी अपॉन, वी नॉट की जगह क्या लिखूंगा, एन नॉट, वी नॉट की जगह क्या लिखूंगा, एन नॉट, और वीटी की जगह क्या लिखूंगा, एन टी। तो ये वाला फॉर्मूला भी मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, तो डी टी अपॉन डी नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी नॉट, डी टी अपॉन डी नॉट इक्वल टू एन नॉट अपॉन एन टी, ये हो गया बेटा। तो ये सारे फॉर्मूले, थ्योरेटिकल डेंसिटी अपॉन ऑब्जर्व डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑब्जर्व वॉल्यूम, यानी ऑब्जर्व वॉल्यूम कब, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई, और वीटी जो हमने इनिशियल वॉल्यूम लिया, यहां पर इस तरह से। तो ये सारे आपको न्यूमेरिकल में बहुत बार आ जाएगा कि आपको इन चारों में से 3 फैक्टर गिवन है, एक और दूसरा मैं क्लियर कर दूं। अब मैं इसको हटाना पड़ेगा मेरे को आगे बढ़ने के लिए बेटा। अब मैं ये हटा रहा हूं, अब आप देखो, तो एन नॉट की वैल्यू कितनी है, एन, तो अब मैं इस रिएक्शन के लिए ले रहा हूं, ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए मैं ले रहा हूं, तो डी टी अपॉन डी नॉट, यस, एन नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स, और एन टी की वैल्यू कितनी थी, 1, तो डी टी अपॉन डी नॉट किसके बराबर आ गया, 1 प्लस एक्स, डी टी अपॉन डी नॉट किसके बराबर आ गया, 1 प्लस एक्स, ठीक है। डी टी अपॉन डी नॉट किसके बराबर आ गया, 1 प्लस एक्स के बराबर आ गया बेटा। ध्यान दो बेटा, इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूले आए वो वापस लिख लें अपन। डी टी अपॉन डी नॉट किसके बराबर आया था, वी नॉट अपॉन वी टी, डी टी अपॉन डी नॉट किसके बराबर आया था, एन नॉट अपॉन एन टी, ओ ऑब्जर्व वैल्यू है इक्विलिब्रियम मिक्सचर, टी जो हमने इनिशियल वैल्यूज ली थी वो है। अब PCl5 किस PCl3 के केस में क्या था, PCl5 किस PCl3 के केस में हमारे पास क्या आ गया था बेटा, तो PCl5 gives PCl3 plus Cl2, तो 1 0 0 ये इनिशियली, ठीक, 1 माइनस एक्स एक्स एक्स, तो एन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन नॉट टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, और इनिशियल वॉल्यूम कितने लिए, तो ये तो था हमारे पास एनटी, एनटी की वैल्यू कितनी आई थी इनिशियली, एनटी की वैल्यू हमने 1 थी, एन नॉट की वैल्यू कितनी थी, 1 प्लस एक्स थी। अब ये वाली वैल्यू अगर मैं यहां डाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 जो आ गया डी टी अपॉन डी नॉट इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो ये देखो, तो है ना, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आपको है ना कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, भले इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, ठीक है ना। आप हमेशा यहाँ 1 लेके डिस्कस करना, ठीक है, हमेशा 1 लेके डिस्कस करना। जैसे ध्यान देना, ये इसका रामबाण औषधि है, यानी ये इसका डी टी अपॉन डी नॉट इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक, यानी क्या लोगे, एन नॉट की वैल्यू। और इस केस में एन टी ऑलवेज टेकन 1। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे दूं, A gives NB। अब ये A gives NB में क्या हो जाएगा, ठीक है, A gives NB का मतलब समझ लो, जैसे ये N2O4 gives 2NO2, तो यहां N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये तो हो गया A, ये हो गया B, और N की वैल्यू हो गई 2, समझो। अब मान, लेकिन अगर ये आ गया N2O5 तो बन जाएगा 2NO2 गैस, सब गैस रिएक्शन के लिए, और हाफ O2। तो अब इस केस में आप N बचे, फिर N में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 2 प्लस हाफ। ठीक है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1/2, मतलब यहां पर N की वैल्यू आ जाएगी 2.5। ठीक है, कोई रिएक्शन है, कोई W है और वो डिसोसिएट होकर x प्लस वाई प्लस जेड दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ध्यान रखना ये सारे गैस हैं। ठीक है, तो n का मतलब समझ में आ गया, यहां कैसे निकालेंगे। अब जैसे ये 1 0 1 माइनस एक्स, ठीक है, जैसे यहां मैंने लिया 1 0 1 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2x, तो यहां हो जाएगा ये nx। जैसे यहाँ n की वैल्यू 2 है तो 2x nx। अब मेरे को n नॉट की वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालने, तो 1 माइनस एक्स प्लस nx। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये n नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब क्या आ जाएगा, n नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 प्लस n माइनस 1x। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक x इसमें से जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा ना nx माइनस x, तो इसकी n नॉट की वैल्यू आ जाएगी, n नॉट को सोल्व करोगे तो 1 प्लस n माइनस x। तो अब यहां पर इस केस के अंदर क्या आ जाएगा, dt अपॉन, अब इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा dt इक्वल टू 1 प्लस n प्लस 1x। ठीक है, अब अगर हम इसको सोल्व कर लें बेटा, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन डी नॉट माइनस 1 n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 x। तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा dt माइनस डी नॉट, एलसीएम लेके डी नॉट इक्वल टू n माइनस 1 x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी dt माइनस डी नॉट n माइनस 1 x, n माइनस, सबसे बेस्ट फॉर्मूला। लेकिन सबसे बेस्ट फॉर्मूला तो क्या था, सबसे बेस्ट फॉर्मूला तो ये है बेटा, dt अपॉन डी नॉट इक्वल टू n नॉट, dt अपॉन डी नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बस आप तो खाली ये याद रख लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कॉम्पिटेटिव के, dt अपॉन डी नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, यानी जिसको हम n नॉट बोल रहे हैं। और इस केस में हमेशा nt की वैल्यू 1 ही लेंगे, 1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे इस रिएक्शन के, अब ये इस रिएक्शन के लिए फॉलो करना है तो n की वैल्यू यहाँ 2 ले लोगे, यहाँ ले लोगे n की वैल्यू 2.5। इसी तरह से अगर मैं ये वाली रिएक्शन बात करूं, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, तो इस केस में ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो n की वैल्यू 2। ठीक है, n की वैल्यू 2 ले लोगे तो dt माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, सीधा है, अगर ये फॉर्मूला रट लिया तो फिर n की वैल्यू डालते ही ये आ जाएगा। थ्योरेटिकल डेंसिटी गिवन होगी, ऑब्जर्व गिवन होगी, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। और बहुत बार क्या होता है, गैसियस के, बहुत बार हमको गैसियस मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है, तो हम 11 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर किस गैस का मॉलिक्यूलर मास गिवन है हमारे को, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता
डेंसिटी लेनी है आपको, ठीक है। या सीधा है वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2, ये मोलिकुलर मास को मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो अगर आपको डेंसिटी गिवन नहीं हो, इनिशियल डेंसिटी गिवन नहीं है, तो PCl5 गिवन है, तो PCl5 का मोलिकुलर मास निकाल लो और PCl5 का जो मोलिकुलर मास है उसके अंदर 2 का डिवाइड कर दो, तो वो PCl5 का इनिशियल थ्योरेटिकल डेंसिटी आ जाएगी। तो इससे हम ये क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। तो ये वाला जो है वो 11 CBSE के सिलेबस में नहीं है टॉपिक, ठीक है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है dt अपॉन d नॉट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक इक्विलिब्रियम, चाहे वो 11 का स्टूडेंट हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला स्टूडेंट हो, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपको। पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं जो अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन N2O4 gas gives to NO2 gas. NO2 is the 50% of the total volume at given temperature. Hence vapor density of the equilibrium mixture. यानी हमको इसने इस क्वेश्चन में D नोट की वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है इसने? इसके अंदर हमको क्या पूछा है? D नोट की वैल्यू पूछी है। तो अब देखो, अब D नोट की वैल्यू पूछी है। अब आपको लगेगा ये सर क्वेश्चन कैसे दे दिया आपने? मैंने क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा लेवल का बना दिया। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन रिएक्शन N2O4 गैस गिव्स टू NO2, ठीक है। NO2 इज 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो देखो सबसे पहले N2O4 मैंने इसलिए ना कहा था एक बार कंसेप्ट समझ लो, पूरा कंसेप्ट समझ। अब मैंने ये 1 लिया, 0, 1 में से x जाएगा 2x। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन करते वक्त इनिशियल 1 ले लिया करो। 1 0 यानी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ले लो तो भी चल जाएगा, लेकिन 1 0 1 माइनस x क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको सब कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। ऐसे 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो कहां कौन सी चीज अप्लाई करनी है वो हम क्वेश्चन को रीड करके, वो क्वेश्चन किस तरह का है और क्वेश्चन में क्या पूछा है उस हिसाब से डिसीजन लेंगे, और वो सब चीजें आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी। 1 0 1 माइनस x 2x, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो n नोट की वैल्यू हुई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, वो तो हो गया 1 माइनस x प्लस 2x यानी 1 प्लस x, ठीक है। अब यहां पर ये बोल रहा है कि जो 2x है, 2x नंबर ऑफ मोल्स है, और वो तो 2x किसके बराबर है? 50% के बराबर है। यहां पर 2x क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू, अगर मैं ये हटा दूं तो ये 100 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 0.25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.25, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 50/200 यानी 1/4। तो x की वैल्यू हमारे पास 0.25 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब 1 माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस x की वैल्यू मेरे पास 0.75 आ गई। 1 माइनस x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 0.75, क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकाल ली। और 2x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2x की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.5। 2x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 0.5। इसका मतलब जो टोटल वॉल्यूम है उसका 0.75 पोर्शन तो कौन कवर कर रहा है? 0.75 पोर्शन तो N2O4 कवर कर रहा है, और जो टोटल वॉल्यूम है उसका 0.5 टाइम कौन कवर कर रहा है? NO2, ठीक है। पहले तो यहां तक समझ में आ गया। तो मेरे को अब ये हटा रहा हूं, ये वाली वैल्यूज पहले निकाल ली, अब मैं इसको हटा दिया मैंने। अब ध्यान दो क्योंकि मेरे को आगे एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब अब हमारे पास जो NT की वैल्यू आ गई, NT की वैल्यू कितनी आ गई? 0.75। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है इक्विलिब्रियम पर, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये है 1.25 आ गई। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा, क्योंकि हमको मालूम है कि हम वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल वॉल्यूम है 1.25, टोटल वॉल्यूम है 1.25, और इसमें से, ठीक है ना, और इसमें से जो V नोट VT की वैल्यू तो ये हमारे पास 1.25 आ गई। अब ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं। N2 is 50% of the total volume at given temperature, hence vapor density of the equilibrium mixture is, हाँ ठीक है। तो हमारे पास ये VT आ गई या NT आ गई, ठीक है। अब क्या होता है? DT अपॉन D नोट इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल
मैंने क्या कहा, ये हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। dt अपॉन डी नॉट, ठीक है, ये आ गया 1.25, यानी तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन डी नॉट किसके बराबर होता है, nt, मैंने अभी बताया। nt की वैल्यू किसके बराबर है, nt की वैल्यू हो गई 1.25, nt की वैल्यू कितनी हो गई 1.25। पूछा क्या है, डी नॉट। अब आप बोलोगे सर dt नहीं दिया हुआ है, तो मैंने अभी आपको बोला था कि बहुत बार आपको दिया ही नहीं होगा, dt नहीं दे रखा है तो हम निकाल लेंगे। तो हम N2O4 का मोलिकुलर मास निकालेंगे, तो मोलिकुलर मास N2O5 का कितना आ जाएगा, N2O4 का मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, N2O4 का मोलिकुलर मास आ जाएगा 92। अब इसका ये तो हो गया हमारे पास इसका मोलिकुलर मास, तो थ्योरेटिकल डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 46। तो हमारे पास dt की वैल्यू 46 आ गई। तो हमारे पास क्या आ गई, तो हमको डी नॉट पूछा है, तो मैं डी नॉट इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, डी नॉट इक्वल्स टू लिखूंगा dt अपॉन 1.25, डी नॉट इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, dt की वैल्यू कितनी निकालनी मैंने 46, ये 1.25, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 36.8, यानी ए आंसर सही हो गया, ए आंसर सही हो गया। अब ये कैलकुलेशन आप कर लेना, मेरे को ये क्या है कि मैंने काफी टाइम मतलब क्वेश्चन कर रखे हैं, तो मुझे आंसर याद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 36.8। समझ में आ गया आपको, मैंने कहा ना, मैंने जो डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन, अब ये डेंसिटी वाला बहुत ड्रॉपर्स को भी प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा स्लो हुआ मैं इसमें, एक्सप्लेनेशन ज्यादा एग्जांपल्स को लेके एक्सप्लेन किया मैंने, फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो देख रहे हो जो स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉज करो, रिमाइंड करो, रिप्ले करके वापस देख लो, ठीक है। अब ये देखो, एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ये अब ये क्या करो बेटा, ये क्वेश्चन अब आप पोस्ट कर लो, वीडियो को पोस्ट करो, वीडियो को पोस्ट करके पहले खुद सोल्व करो, खुद सोल्व करने के बाद मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूं उसको देखो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको वेपर डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रेशियो of theoretical and experimental vapor density is 1.5, तो ये क्या बोल रहा है, dt अपॉन d नॉट की वैल्यू हमको 1.5 दे रखी है, इसका मतलब समझ गए, 1.5 आ गया, nt की वैल्यू आ गई 1.5 आ गया हमारे पास टोटल नंबर। अब देखो, इससे हमको एक चीज बहुत अच्छी समझ में आ गई कि इसका मतलब हमारे पास 1 माइनस एक्स 2x, तो nt की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस एक्स प्लस 2x, 1 प्लस x, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.5, तो 1 प्लस x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारे पास 1 प्लस x की वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई है, ये 1 प्लस x की वैल्यू 1.5 आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ गई। तो देखो, हमने x की वैल्यू निकाल ली खाली इस रेशियो से, ठीक है, हमको ये रेशियो गिवन है 1.5, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी द 1.5, thus NO2 इज द टोटल। अब इसमें टोटल मिक्सचर ये पूछ लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है, तो मैंने क्या कहा नंबर, तो हमारे पास जो V नोट है वो कितना हो गया 1.5, जो V नोट और N नोट दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है यहाँ पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं और रेशियो है, इसलिए हम प्रोपोर्शन को बराबर ले लेते हैं। तो V नोट 1.5, तो N नोट भी 1.5, खैर अब ये बोल रहा है कि ना, अब उस टोटल इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर NO2 अपना टोटल वॉल्यूम कितना कवर कर रहा है, तो देखो NO2 कितना है 2x, तो NO2 कितना है 2x, NO2 2x है, NO2 2x है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5, तो NO2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, NO2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू 0.5 है, तो 1 माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 आ गई। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, तो यहाँ तो टोटल वॉल्यूम है 1.5, टोटल वॉल्यूम है 1.5, टोटल वॉल्यूम 1.5 है, ठीक है, और जो टोटल वॉल्यूम 1.5 है उसमें से 1 पोर्शन तो
NO2 कवर कर रहा है और 0.5 पोर्शन N2O4 कवर कर रहा है। यानी कहने का मतलब 33% तो N2O4 ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है और 67 ये कर रखा है, और एग्जैक्ट लूं तो 33.33 और ये 66.66। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल वॉल्यूम पूछ रखा है। ठीक है, तो वैसे सिंपली आ गया। ठीक है, तो V नॉट ये हो गया, तो वॉल्यूम V नॉट टोटल वॉल्यूम है। अब NO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? NO2 का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, NO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? NO2 के मोल्स कितने हैं? 1 है। NO2 के मोल्स कितने हैं? 1 है। टोटल मोल्स कितने हैं? 1.5 है। ठीक है, अब आप इसको इंटू 100 कर दो तो ये आ जाएगा 66.66%। तो अब यहाँ 66.66% आंसर नहीं दे रखा है, 67 दे रखा है और 33 दे रखा है, तो हम इस पर टिक करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ सी वाला हो गया। बेटा समझ में आ गया? और वैसे ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम 1.5 है, टोटल वॉल्यूम 1.5 है, उसमें से 0.5 तो N2O4 ने कवर किया है, यानी 1/3 तो N2O4 के मोल्स हैं। ठीक है, 2/3 मोल्स किसके हैं? NO2 के हैं, क्योंकि 1.5 है, 1.5 में से 0.5 इसके हैं और 1 मोल इसका है। तो इसका मतलब जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/3 वॉल्यूम तो N2O4 ने ऑक्यूपाई कर रखा है और 2/3 NO2 ने कर रखा है। ठीक है, तो ये मैंने अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है तो वॉल्यूम ऑफ NO2 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम। ये वॉल्यूम ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम, ये VNO2 क्या है? वापस सुन लो बेटा, VNO2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम। वॉल्यूम ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम इनटू 100, क्योंकि वो मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है, इसलिए ऐसा ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको मैं होप करता हूं कि वेपर डेंसिटी वाला समझ में आ गया होगा और ये 2 अच्छे क्वेश्चन कराए। अब बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें खाली आपको वैल्यू पुट करनी है, तो उनसे मतलब नहीं था। अब मैं अब नेक्स्ट क्लास में आगे, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए तो, और जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां मैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करके रखेंगे, ये वाला, फिर ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लो। ठीक है, अब इसमें इसके अंदर जो आंसर है वो भी बता देता हूं मैं, बी, इसके अंदर आंसर है बी। ठीक है, फिर अब ये आ जाओ तो इसके अंदर आंसर है सी। ठीक, अब आप सोल्व कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो आप अगर नहीं आ रहा है तो बताना। ये मैं करवा ही चुका, इसका ये आप सोल्व कर लेना। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल है, इसको आप खुद सोल्व करो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे आगे। और फिर इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर लो, और ये भी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर लो। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, पोस्ट करके सोल्व कर लो। ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लो। मैं नेक्स्ट क्लास में, आप देख लो, मैं इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो वीडियो पोस्ट करके और आपको सोल्व करने हैं, और सोल्व करके रखना मैं करा दूंगा। और फिर ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो इतने सारे क्वेश्चन है, ये करना आप पोस्ट करते जाओ और करते जाओ। ठीक है, तो ये आपको इतना सारा होमवर्क दे रहा हूं जो नेक्स्ट क्लास में मैं खुद कराऊंगा आपको। ठीक है, करीब 35 क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, 30 तो कंटिन्यूस गिने। अब ये मैंने जल्दी प्ले कर दिया था, तो इसको आप पोस्ट करके देख लोगे तो सारे क्वेश्चन नजर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।